नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। हेलो आदरणीय साथी, अभिभावक महोदय और प्यारे बच्चों, आप सभी का इस नवोदय क्रांति के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल का फॉलो करते हुए बिल्कुल सुरक्षित और अपनी पढ़ाई को घर पर एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आई हूँ जो है 9th क्लास का चैप्टर है सोशल साइंस से, जिसका नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। वॉइस की और पिक्चर की क्लैरिटी है तो मुझे प्लीज बता देना। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा चैप्टर है समकालीन विश्व में लोकतंत्र और ये 9th क्लास से रिलेटेड है। मैं आपको बताऊं, पहले 9th क्लास का हमने तीनों पार्ट का एक एक चैप्टर कर लिया। फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद पालमपुर गांव की कहानी और तीसरा हमारा से था भारत की स्थिति और विस्तार। अब हमारा ये अप्रैल का सिलेबस था, मई के सिलेबस में ये पहला चैप्टर समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो आज हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए समकालीन विश्व में लोकतंत्र हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पर्पस है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव है पढ़ने का बच्चों, वो ये है कि किस प्रकार से पुराने समय से आज तक के विश्व में कैसे लोकतंत्र का विस्तार हुआ, कितने उतार चढ़ाव देखे, किस प्रकार अनेक सरकारों का पतन हुआ और क्यों लोकतंत्र को आज बेहतर सरकार माना जाता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि उसकी विशेषताओं से अवगत कराना और उसके विकास के बारे में उस कहानी को जानना कि कैसे इतिहास पर हमारा वर्तमान निर्भर करता है। क्लियर? तो इसमें आज के हमारे सब टॉपिक रहेंगे। सबसे पहले दो उदाहरण आपकी बुक में दिए होंगे जिसमें लोकतंत्र के दो किस्से हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिनसे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। लोकतंत्र का विस्तार, फिर विभिन्न समय अवधियों में लोकतंत्र का विस्तार दिखाया जाएगा। नेक्स्ट फिर लोकतंत्र की विशेषताएं आएंगी, फिर कि उसका बुनियादी सिद्धांत सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार है उसके बारे में, फिर उपनिवेशवाद का अंत कैसे हुआ और फिर किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय संगठन बना जिसने विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में योगदान दिया। तो ये आज के हमारे सब टॉपिक रहेंगे। चैप्टर थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहती हूँ बच्चों, जब आप किताब में पढ़ते हैं तो आपको ये बड़ा मुश्किल चैप्टर लगेगा। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर यू फेस इन प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल साइंस इन 9th क्लास SST। बट यहाँ मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप मेरे साथ नोटबुक पेन लेकर बैठे और बहुत ध्यान से पढ़ें। तो सबसे पहले जो मैं कुछ मैप दिखा रही हूँ आपको, वो मैप आप देखेंगे, फिर उनको ध्यान में रखना। उस चीज को हम पहले कोई चीज की इमेज बनती है, उस इमेज को ध्यान में रखकर हम आगे चलेंगे। तो आप ये मैप देखिए। सबसे पहले मैं आपको मैप दिखा रही हूँ। अब यूँ कहोगे जी पॉलिटिकल में भी मैप आ गया। यस, ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये चीजें कहाँ पर है ना। तो आप इसमें देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ? ओके, तो इसमें जो ये पिंक कलर में पार्ट दिखाई दे रहा है, ये इससे ऊपर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है जहाँ ये मेरा मार्कर घूम रहा है बच्चों, ये पोलैंड है। यूरोप महाद्वीप का बहुत ही महत्वपूर्ण देश है पोलैंड। और ये पतला सा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इसमें आप ये पतला सा येलो कलर में यहाँ से यहाँ तक तांबे खनिज से संपन्न क्षेत्र है। ये पतला लंबाई में, इसको हम कहते हैं चिले। तो जो इसमें लोकतंत्र के दो देशों की कहानी है वो इस चिले और पोलैंड की होगी। इसके अलावा और क्या है, जो ये इतना बड़ा सा देश हम देख रहे हैं, ये इतना बड़ा, इसको पहले USSR कहा जाता था, इसके विघटन की कहानी होगी। फिर हम देख रहे हैं अपना देश भारत है, जापान है, इधर ऊपर ये छोटा सा पिंक कलर में नेपाल, इधर आपका बांग्लादेश, ये म्यांमार, इधर पिंक कलर में आपका पाकिस्तान होगा। तो इन विभिन्न देशों के माध्यम से आपको बीच बीच में ये बताया जाएगा कि किस प्रकार समकालीन विश्व में यानी आधुनिक समय में समय अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का, सरकारों का विस्तार होता गया। क्लियर? तो चलते हैं लोकतंत्र के दो किस्से। इसको मैं पार्ट, इसको दो
लोकतंत्र के दो किस्से। एक, पहले आप अपनी बुक खोलेंगे, उसमें आपको सबसे पहले एक पिक्चर दिखाई देगी। यहाँ शायद आपको क्लियर ना हो, बट मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, शायद क्लियर होगी। आप बुक में देखेंगे ये पिक्चर है, इसमें आप इनके चेहरे देखो। एक व्यक्ति लीड कर रहा है जो कैप पहने हुए है, और बाकी के चेहरे देख के आपको क्या लग रहा होगा जब आप किताब में देखेंगे, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि इनके चेहरों पर भय और आश्चर्य का भाव है, कि ये डरे हुए से हैं और आश्चर्य का भाव है। पता है ये किस समय की पिक्चर है? ये चिले के राष्ट्रपति थे साल्वेडोर अयेंदे। चिले महाद्वीप का देश मैंने अभी दिखाया, तो जो हम कहानी पढ़ रहे हैं उसमें दो देश आएंगे, एक चिले और दूसरा पोलैंड। तो पहले हम चिले का करेंगे और फिर हम पोलैंड का। तो इसमें साल्वेडोर अयेंदे, सुबह सुबह ही नाम नोट करते रहना, साल्वेडोर अयेंदे सुबह सुबह जो चिली के राष्ट्रपति थे, अपनी सेना के साथ रेडियो पर भाषण देते हैं, और उनके भाषण के कुछ पार्ट यहाँ पर उद्धृत हैं, जिसमें किया हुआ है, मेरे प्यारे देशवासियों, मजदूरों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में बहुत सामर्थ्य है और आप अपने देश को ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक ले जाएंगे, लेकिन मेरा भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, पर मुझे ये पता है मेरे देश का भविष्य बहुत अच्छा है। और इन्हीं के साथ ऐसे 2-3 लाइनें और, बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण और भावपूर्ण उद्बोधन उनका रहा, उन्होंने दिया रेडियो पर, और उसके तुरंत बाद वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि कार नहीं जाएगी। शायद इस स्पीच से आपके माइंड में भी क्लियर हो। पता है ये स्पीच कब की थी? 11 सितंबर 1973 की। कब की थी? 11 सितंबर 1973 की। साल्वेडोर अयेंदे 1970 ईस्वी में चिली के राष्ट्रपति बने। यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार थी, चुनाव हुए और ये चिली के राष्ट्रपति बने। साल्वेडोर अयेंदे चिले में जो शासन करते थे वो लोकतांत्रिक शासन था, जिसमें सभी लोगों को अधिकार प्राप्त थे, भूमि का सभी के बीच समान वितरण था। वह लोगों के, खासकर गरीब लोगों के विकास की ओर विशेष ध्यान देते थे। इसी वजह से जो अन्य पार्टियां थी और जो बड़े चर्च भूमि स्वामी होते थे, भूस्वामी थे, जमींदार थे, वो इनके विरुद्ध थे। तो इस प्रकार जनता पूरी तरह खुश थी। लेकिन अचानक ही 11 सितंबर 1973 को जब साल्वेडोर आखिरी स्पीच रेडियो पर दी, वो कब की थी? जब पिनोशे, जनरल पिनोशे, वहां की सेना का प्रमुख जनरल ऑगस्ट पिनोशे, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन को कंट्रोल कर लिया था और चारों ओर घेर लिया, और अपनी सत्ता के बल पर यह संदेश भिजवाया कि साल्वेडोर अयेंदे राष्ट्रपति भवन छोड़ दे, देश छोड़ दे, या मरने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन उसने ना दे पद छोड़ा और उसने कहा लिए तैयार। 1970 में जो राष्ट्रपति बना, 11 सितंबर 1973 की सुबह उसके जीवन का अंत हो गया। अब जनरल ऑगस्ट पिनोशे ने कोई सैनिक तख्तापलट, इसको दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सैनिक तख्तापलट क्या होता है? जब शक्ति के बल पर, हथियारों के बल पर, ताकत के बल पर सत्ता हथिया लेती है और उसको हम कहते हैं सैनिक तख्तापलट। और चिले में ये सैनिक तख्तापलट 1973 में हुआ, जिसके नायक थे जनरल ऑगस्ट पिनोशे। क्लियर हुआ? जनरल ऑगस्ट पिनोशे ने सेना के बल पर साल्वेडोर अयेंदे की सत्ता को उल्टा कर दिया, और यह बहुत ही ज्यादा आतंकी गतिविधियां की। लोगों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं था, उच्च वर्ग के लोगों की ओर अधिक ध्यान था। तो शुरू में बहुत खुश थे, लोगों को मौत के घाट, अगर कोई काम गलत करता तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। और 1988 से 1973 से
और 1988 तक लगभग 17 वर्षों के समय में इन्होंने लगभग 17 वर्षों, 5 ये और 3 ये, 17 वर्षों के समय में जनरल अगस्त पिनोशे ने लगभग 3000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और किसी को बोलने का अधिकार नहीं था। सभी प्रकार की आजादी ले ली थी। ना कोई संघ बना सकता था, ना कोई समुदाय बना सकता था, बल्कि जो साल्वाडोर अयंदे का सेना प्रमुख था बैचलेट, उसको मार दिया गया था और भी अनेक लोगों को जिन्होंने सैनिक तख्तापलट में हिस्सा नहीं लिया, मौत के घाट उतार दिया। बैचलेट की पत्नी और उनकी बेटी को जेल में डाल दिया और अनेक प्रकार की यातनाएं दी। तो इस प्रकार एक लोकतांत्रिक सरकार का पतन होकर सैनिक या तानाशाही सरकार का उदय हुआ। लेकिन 1988 में जब जनरल अगस्त पिनोशे को यह महसूस हुआ कि अब जनमत संग्रह करवाया जाए और उनको पूरा विश्वास था कि लोग मेरे पक्ष में ही मत करेंगे, तो 1988 में उन्होंने जनमत संग्रह का निर्णय लिया और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जनरल अगस्त पिनोशे को किसी ने कोई बहुमत नहीं दिया और बैचलेट की बेटी मिशेल बैचलेट, कौन थी? मिशेल बैचलेट, जो उस समय जेल में कैद थी अपनी मां के साथ, जिसको बहुत अधिक यातनाएं दी, उसे भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिला और इसे बाहरी बहुमत मिला, जिसके परिणाम स्वरूप 1989 ईस्वी में फिर से यहाँ पर किसका? लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, लोकतांत्रिक सरकार बनी। तो आपने देखा कि चिले में किस प्रकार लोकतंत्र के लिए कार्यवाही करनी पड़ी, कितना संघर्ष करना पड़ा। क्लियर हुआ? दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, अभी मैंने आपको पोलैंड दिखाया था, तो ये दूसरा एग्जाम्पल पोलैंड का है। पोलैंड में किसका शासन था? पोलैंड में साम्यवादी सरकार थी। क्या थी? ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके बाद अंतर भी है इसमें, है ना। साम्यवादी सरकार थी और और इसके शासक थे जारूजेलेस्की। जारू मैं लिख रही हूं ताकि ये नाम थोड़ा सा अलग है, जारूजेलेस्की। इनकी साम्यवादी सरकार थी। आपको पता है साम्यवादी सरकार में कोई एक ही दल होता है, कम्युनिस्ट, जैसे अब चाइना में है, और उसमें सभी को बराबर के अधिकार नहीं होते, अपनी मर्जी से सरकार नहीं चुन सकते, बल्कि उसमें दबाव होता है। न किसी प्रकार का कोई संगठन बना सकते, न विचार की अभिव्यक्ति की आजादी होती है, सरकार के विरोध में भी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन चुनाव जरूर होते हैं। उन चुनावों में आपके पास जो उम्मीदवार है, आपको उन्हीं में से, एक ही पार्टी होती है, उन्हीं में से आपको मत देना होता है। तो जारूजेलेस्की का पोलैंड में शासन था। जारूजेलेस्की भी बहुत ही आतंकी था, सरकार के लोगों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं देता था, अनेक प्रकार की ऐसी दरिंदगी करता था, मजदूरों को कोई संगठन नहीं बनाने देता था, कोई हड़ताल करने का अधिकार नहीं था, अभिव्यक्ति की कोई आजादी नहीं थी, सरकार के विरोध में कोई कुछ नहीं बोल सकता था। तो इस प्रकार चलता रहा। तो 1990 ईस्वी में, उससे पहले यहाँ पर क्या हुआ, उस समय जब ये यहाँ चल रहा था, तो उसी समय एक घटना घटी यहाँ पर कि इन्होंने शिक्षा प्रणाली में जो सुधार किए वो लोगों को रास नहीं आए, और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ क्या हुआ, लेक वॉलेशा मजदूरों के दल ने, लेनिन का एक कारखाना था, लेनिन कारखाना था, उस कारखाने में, इसका नाम मैं आपको बताती हूँ, लेनिन कारखाना था। इस कारखाने में यहाँ पर पहली बार मजदूरों ने हड़ताल कर दी, क्योंकि मजदूरों के साथ किसी प्रकार का कोई भी ठीक ढंग से कार्य नहीं होता था। तो जारूजेलेस्की ने पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, नोट कर लेना, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का गठन किया, जिस पर सोवियत संघ का अधिकार था और ये इससे मिले हुए थे। तो यहाँ पर जो सरकार थी साम्यवादी, क्योंकि सोवियत संघ में भी उस समय साम्यवादी सरकार थी, इसको उसका समर्थन भी प्राप्त था। 14 अगस्त 1980 को लेनिन का एक जहाज का कारखाना था और इसका गंडाक्स क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? गंडाक्स।
गंडाक्स क्षेत्र में लेनिन जहाज निर्माण का कारखाना था, यहाँ पर हड़ताल हो गई। अब हड़ताल को दबाने की कोशिश की बच्चों, लेकिन हड़ताल नहीं दब पाई और कारखाने की दीवार तोड़कर लेक वालेशा, नाम याद रखना, कारखाने की दीवार तोड़कर लेक वालेशा एक इलेक्ट्रिशियन था जो सरकार के नियंत्रण में तो होते ही थे कारखाने, दीवार तोड़कर कूद आया और इसने जो एक गंडाक्ष में मजदूरों की हड़ताल हुई थी इसको अपना समर्थन दे दिया और खूब बढ़ चढ़कर काम किया, लोगों को एकत्रित किया, दमन भी सहा और यह बहुत जल्दी ही इन्होंने इस भीड़ का जो नेतृत्व था वो लेक वालेशा को दे दिया। तो इन्होंने मजदूरों ने अपना एक संगठन बना लिया जिसको कहा गया सॉलिडेरिटी। क्या कहा गया? सॉलिडेरिटी कहा गया इस संगठन को। नाम समझ आ रहा होगा, सॉलिडेरिटी कहा गया, जिसके नेता कौन थे? लेक वालेशा। सॉलिडेरिटी क्या था? मजदूरों का संगठन था। तो इस संगठन ने जब गवर्नमेंट को ये लगा, साम्यवादी सरकार को ये लगा, जारूजेलस की सरकार को ये लगा कि अब मजदूरों की हड़ताल को दबाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव रखा। तो लेक वालेशा ने 20 सूत्री कार्यक्रम रखा जिसमें अनेक प्रकार की 20 मांगे थी जो गंडाक्स संधि के नाम से जाना जाता है। क्या मांगे थी? कि लोगों को मत का अधिकार दिया जाए, सरकार का चयन हो, मजदूरों के कार्य के घंटे निश्चित हो, समान जीवन जीने के लिए इनको वेतन में भी वृद्धि की जाए और इनको शोषण से मुक्ति दिलाई जाए। इसी प्रकार की 20 मांगे थी जो गंडाक्स क्षेत्र में हड़ताल को समाप्त करने के लिए सुनी गई और इसे गंडाक्स संधि के नाम से जाना जाता है। अब गंडाक्स संधि के बाद जब सरकार को ये लगा कि भाई ये उभरता जा रहा है, तो सरकार ने दमन की कार्रवाई करनी शुरू कर दी। लेकिन ये इतना पॉपुलर हो गया सॉलिडेरिटी कि सरकार को अब इसके आगे झुकना पड़ा। किसको? साम्यवादी सरकार को। तो 1981 ईस्वी में 80 तक ये चला। 1981 ईस्वी में सरकार को पहले पूरी कोशिश की सरकार ने, तो यहाँ मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ क्या होता है? जिसमें कानून की आजादी, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, कानून की आजादी छिन जाती है, स्वतंत्रता पूर्वक आप इकट्ठे भी नहीं हो सकते। परंतु लोगों ने बिना इसकी परवाह किए सॉलिडेरिटी लेक वालेशा के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1990 में यहाँ पर चुनाव करवाने पड़े, 1989 में और 1990 में यहाँ लोकतंत्र का गठन हुआ। और पता है उसके नेता कौन थे? लेक वालेशा को पहला लोकतांत्रिक राष्ट्रपति चुना गया। तो इस प्रकार पोलैंड में किस प्रकार साम्यवादी सरकार से लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, ये पूरी कहानी इसमें दी हुई है। सुना और समझा होगा। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। अब इसमें अंतर, दोनों में क्या अंतर था? देखो, चिले के शासक कौन थे? क्या समानताएं और भिन्नताएं थी, है ना? समानताएं क्या थी? चिले में पहले लोकतंत्र था, लेकिन पोलैंड में पहले ही लोकतंत्र नहीं था, साम्यवादी सरकार थी। चिले में सैनिक तख्तापलट किया गया, तो पोलैंड में सॉलिडेरिटी की स्थापना हुई और लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। ठीक है, यहाँ पर लोगों को पहले वोट डालने का अधिकार था, लेकिन इसमें एक ही दल था, लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन समानताएं क्या थी? जब जनरल ऑगस्ट पिनोशे ने सैनिक तख्तापलट किया, तो लोगों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। कोई संघ या समुदाय नहीं बना सकते थे, वो स्वतंत्रता समाप्त हो गई और लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था, उनको आतंकित किया जाता था और मौत के ग्रास, मतलब किसी प्रकार की आजादी ना देना, विकास के रास्ते सारे ब्लॉक थे। सेम वैसे ही साम्यवादी सरकार में भी लोगों को किसी प्रकार की आजादी नहीं थी। ये तो समानताएं थी। अंतर क्या था कि यहाँ पर तो बाद में क्या हुआ, लोकतांत्रिक सरकार की पहले लोकतंत्र था, लोकतंत्र को उखाड़ के सैनिक तख्तापलट किया। यहाँ साम्यवादी सरकार को उखाड़कर लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। ठीक है, यहाँ पर सैनिक शासन का उदय हुआ, तो यहाँ लोकतांत्रिक शासन का उदय हुआ। इसमें दोबारा से लोकतांत्रिक सरकार बनी, तो यहाँ पहली साम्यवादी सरकार को बदलकर उसी प्रकार की लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो गई। समझ आया होगा आपको? तो ये थी हमारी दो देशों की, मैं अब इसको रब कर रही हूँ, आपने नोट कर लिया होगा।
दो देशों की कहानी कि किस प्रकार लोकतांत्रिक और सैनिक तख्तापलट या तानाशाही सरकार के बीच लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब नेक्स्ट आता है लोकतंत्र का विस्तार। अब लोकतंत्र का विस्तार क्या बताता है, मैं आपको यहाँ मैप दिखाना चाहूंगी जो आपकी बुक में है, आपको ये शायद क्लियर होगा। अब इसमें ये देखिए, ये 3 मैप है, दिखाई दे रहा है मैप, शायद ये आपको विजिबल होगा, क्लियर है। ये मैप है जिसमें 1900 से 1950 में लोकतांत्रिक गठन, जहां ये रेड कलर है जिसमें ऊपर अलास्का, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्कैंडिनेवियन कंट्री, ये क्षेत्र सारे, जहां पर 1950 तक लोकतांत्रिक सरकार गठन हो चुका था। उसके बाद 1900 में यहाँ पर नहीं थी ये क्षेत्र, जैसे दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है, चिली का है, फिर आपका ये ऑस्ट्रेलिया का है, इन भागों में 1950 तक नहीं थी। दूसरा मैप क्या बताता है कि 1975 में किस प्रकार लोकतंत्र का विस्तार हुआ। इज इट क्लियर टू यू? ओके, 1975 में लोकतंत्र का विस्तार हुआ और इन भागों में आपने देखा कि कैसे बढ़ा। फिर अगर हम 2000 के मैप को देखें तो ये देखो कैसे लोकतंत्र का विस्तार हुआ है। तो ये 3 मैप लोकतंत्र के विस्तार की कहानी कहते हैं। अगर मैं आपको मैप पर दिखाना चाहूँ तो आप इसे क्लियरली समझ पाएंगे। देखो 1950 तक यहाँ और इन भागों में इनमें लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हो चुकी थी। लेकिन 1950 मतलब 19वीं शताब्दी के आरंभ में, जैसे ये चिली का है, हमें अभी देखा पोलैंड का है, ये छोटे ऑस्ट्रेलिया का भाग है, इन देशों में साम्यवादी सरकार थी या दूसरी सरकारें थी, लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। फिर अगर हम 1975 के मैप को देखें तो ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा भाग, ये पूरा क्षेत्र, ये और ये पूरा भाग यहाँ तक, इन सभी में केवल चीन को छोड़ दो और 1975 की बात कर रहे हैं, इन सभी में यहाँ इन क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हो गया, बढ़ता गया। उसके बाद फिर अगर 2000 का मैप स्टडी करते हैं तो इन भागों में तो रहा ही रही, इनमें भी अफ्रीका महाद्वीप के ये देश, ये दक्षिणी अफ्रीका भी, ऑस्ट्रेलिया का ये पूरा, सिर्फ चीन को छोड़ दो, ये रशिया का पूरा क्षेत्र लोकतंत्र के अधीन आ गया। तो ये क्या कहता है कि लोकतंत्र का विस्तार हुआ। इसकी कहानी बहुत ही मजेदार है, जिसका उदय 1789 ईस्वी में जब हमने फ्रांसीसी क्रांति की थी, उसी में इसका प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन 1900 तक सफल नहीं हो पाई थी। 1900 तक विश्व के अनेक देशों में इसके विरुद्ध आंदोलन हुए, परंतु बहुत अधिक विस्तार नहीं था। लेकिन 1900 से 2000 में अगर हम देखते हैं, 100 वर्षों का समय है, तो लगभग 4-5 देशों से आज विश्व के अधिकांश देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। तो मतलब लोकतंत्र का बहुत तेजी से विस्तार हुआ। क्लियर? तो ये था हमारा लोकतंत्र का विस्तार। अब लोकतंत्र की विशेषताएं, क्यों होता है लोकतंत्र का विस्तार, भाई क्यों हुआ लोकतंत्र का विस्तार, है ना? तो कुछ न कुछ तो रहा होगा ना उसमें। अगर हम यहाँ पर देखें, वर्ड देखो, लोकतंत्र, लोक मतलब लोगों का, तंत्र मतलब शासन। लोकतंत्र में जनता का शासन मिल गया, जिसमें वास्तविक शक्ति जनता में होती है। लोगों को अधिकार दिए गए, अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया गया, लोग शासन प्रक्रिया में भाग लेने लगे, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली, प्रेस से सेंसरशिप हट गई, प्रेस को स्वतंत्रता मिली, आदि अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों ने अपने अनुसार कार्य करना और अपने संसाधनों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। तो सबसे ज्यादा किस प्रकार स्वतंत्रता मिली, वो सबसे मुख्य पॉइंट क्या था बच्चों, वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी लोकतंत्र का आधार क्या होता है, चुनाव। चुनाव के द्वारा ही तो हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं ना। तो अगला पॉइंट क्या आ गया हमारा, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। देखो मैं इसको ऊपर लिख सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ अलग लिखा है, इसका पर्पज है, इसको समझाना है आपको, रटे नहीं मारना। सार्वजनिक मतलब सभी को, ठीक है।
वयस्क मतलब जो व्यक्ति 18 वर्ष या इससे अधिक आयु पूरी कर लेता है उसको वयस्क कहा जाता है। और मताधिकार मतलब मत का या वोट डालने का अधिकार। यानी लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत, रीढ़ की हड्डी क्या है? चुनाव। और चुनाव कैसे होते हैं? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो विभिन्न देशों में जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का प्रसार प्रचार हुआ तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए भी आंदोलन हो गया। अब क्लियर हुआ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? यानी प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है बिना किसी भेदभाव के चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है, उसको कहा जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर हुआ। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये देखिए न्यूजीलैंड सिर्फ एक ऐसा इकलौता देश था जिसमें 1893 में यानी 1900 के आसपास, 1893 यानी 1900 से पहले जिसमें मताधिकार प्राप्त था, वो कौन सा देश था? न्यूजीलैंड। उसके बाद अन्य देशों में बहुत बाद में आए, जैसे जैसे वहां पर विकास हुआ। रूस में कब आया? 1917 ईस्वी में, जब रूस में समाजवादी क्रांति हुई। उसके बाद 1931 में श्रीलंका में आया, जब यहाँ विरोध हुआ। सॉरी। भारत में हमें पता है कि हमारा देश 47 में आजाद हुआ। 50 में जब हमारा संविधान बना तो उसी समय हमें वयस्क मताधिकार मिला। जापान में 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वयस्क मताधिकार मिला। और 1994 सबसे बाद में जहां वयस्क मताधिकार मिला वो कौन सा था? दक्षिणी अफ्रीका। यानी दक्षिणी अफ्रीका 1994 में ही स्वतंत्र हुआ था। तो इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में जैसे जैसे लोकतंत्र का विस्तार हुआ वैसे वैसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी लोगों को प्राप्त होते चले गए। इज इट क्लियर? तो इसको मैं रब करती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहती हूँ, बच्चों नोट करते रहना, अदरवाइज यू विल लॉस द चैप्टर। बुक में देखोगे बड़ा लंबा चौड़ा कहानी की तरह जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक बेसिक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो प्लीज नोट डाउन साइड बाय साइड। तो ये हमारा कौन सा था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब आता है उपनिवेशवाद का अंत। कौन सा पार्ट आ गया? उपनिवेशवाद का अंत। उपनिवेशवाद का अंत। अब ये अंत तो हुआ, लेकिन ये था क्या? सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है। उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश होता है जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है तो वो देश उसका उपनिवेश कहलाता है। यानी गुलाम देशों को उपनिवेश कहा गया एज ए लेमैन। क्लियर? अब उपनिवेशवाद क्या था? लगभग 1900 तक जो विश्व के शक्तिशाली देश थे उन्होंने एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, उसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, उसके संसाधनों का प्रयोग भी अपने अनुसार ही करता है, उसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो 1900 तक लगभग एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश विकासशील देशों पर किसका अधिकार था? विकसित राष्ट्र जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों का अधिकार था। इन्होंने अपने अपने उपनिवेश, अपने गुलाम देश उपनिवेश स्थापित कर रखे थे जहां पर कोई स्वतंत्रता नहीं थी। क्लियर? जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, अभी आपने पढ़ा ना कि जापान में 1945 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला। उसका रीजन क्या था बच्चों? क्योंकि जापान 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। जापान के 2 नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डाले गए थे, जिसके कारण उसने आत्मसमर्पण कर दिया था और जर्मनी और इटली ऑलरेडी कर चुके थे। तो जापान
को व्यस्क मताधिकार मिला और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग जो सारे देश थे वो उपनिवेशवादी नींव को कमजोर कर दिया और वो स्वतंत्र होने धीरे धीरे शुरू हो गए। तो ये था आपका उपनिवेशवाद का अंत। ठीक है, इसके बाद संगठन बना कौन सा? अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी विश्व के विभिन्न देशों के बीच समानता स्थापित करने के लिए और किसी तीसरे विश्व युद्ध से टाला जाए एक संगठन बना जिसको नाम दिया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम दिया? संयुक्त, ध्यान रहे संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग है, वो एक देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये संगठन बना। इससे पहले अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, मैम आपने शुरू में मैप पे तो बहुत सारे देश दिखाए थे, अब आपने उनका वर्णन नहीं किया, वो क्यों दिखाए थे फिर? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ तक ये सब आपको समझना जरूरी था। जब हमने लोकतंत्र का विस्तार किया तो उसमें विस्तार में बहुत सारे देश आए। क्यों आए? क्योंकि ये जो देश है, जैसे नेपाल दिखाया मैंने आपको, है ना, म्यांमार दिखाया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत दिखाया, है ना, ये क्यों नहीं पहले बताया? क्योंकि ये देश उपनिवेशवाद का शिकार थे, यहाँ पर अनेक विदेशी शक्तियों का अधिकार था। धीरे धीरे यहाँ पर स्वतंत्रता मिलती चली गई, ये स्वतंत्र हुए, लेकिन फिर अपने ही अक्षेत्रों में इनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल में क्या था? नेपाल में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे दूसरी ओर लेके जाना चाहती हूँ। हाँ, नेपाल में लोकतंत्र का विकास कब हुआ? 1905 ईस्वी में, 2005 में। अब हम किसकी बात करें? एक मिनट के लिए मैं इसको रब कर देती हूँ बच्चों आपको, ताकि समझ आ जाए। संयुक्त राष्ट्र का हम उपनिवेशवाद के बाद ये संस्था तो बन गई, लेकिन इससे पहले किस प्रकार डिफरेंशिएशन हुआ वो मैं आपको यहाँ कराती हूँ। 1990 में, 1990, उसके बाद आपका आता है 2005, इसी के बीच में 1999 आ जाता है। किस कारण प्रसिद्ध है ये देखती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं लिख रही हूँ सोवियत संघ, जो बहुत बड़ा सा राष्ट्र हमने देखा था ना, जिसमें हमने देखा कि पोलैंड का साथी था और उन्होंने पोलैंड की साम्यवादी सरकार का साथ दिया, तो यहाँ भी साम्यवादी सरकार थी। लेकिन 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन क्या होता है? टूट जाना। और सोवियत संघ 15 स्वतंत्र राष्ट्रों में बट गया, जिसको हम राष्ट्रकुल के देश कहते हैं। तो यहाँ पे भी समाजवादी सरकार का अंत हो गया, क्योंकि उपनिवेशवाद द्वितीय विश्व युद्ध में औपनिवेशिक देशों की कमर टूट गई थी, वो हल्के हो गए थे, इसलिए अपने अधीन क्षेत्रों पर बहुत लंबे समय तक नियंत्रण नहीं रख पाए, जिसके कारण जो आंतरिक क्षेत्र में विद्रोह हो रहे थे उन विद्रोहों का सामना करने में सफल नहीं हुए, और यहाँ जो तानाशाही सरकारें थी वो अंत होती चली गई। क्लियर? तो 1990 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और 15 स्वतंत्र राष्ट्रों में बट गया। रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे इसके 15 स्वतंत्र राष्ट्र थे। ठीक है, उसके बाद 1999 में क्या हुआ? 1999 में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के बीच स्वतंत्रता हो गई। ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना हुई 1990 तक, लेकिन 1990 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट हो गया, जिसका हीरो कौन रहा? जनरल परवेज मुशर्रफ। यहाँ पर इन्होंने लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका और सैनिक तानाशाही शासन स्थापित कर दिया, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चला। और उसके बाद 99 में जाकर पाकिस्तान में भी किसका उदय हुआ बच्चों? लोकतंत्र का उदय हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 2000 की कहानी में किसका वर्णन आता है? नेपाल का। नेपाल में राजतंत्र था, राजा का शासन था। यहाँ पर राजा ज्ञानेंद्र थे। राजा ज्ञानेंद्र को उसी के परिवार के सदस्यों ने मौत के घाट उतार दिया, बंदी बना लिया,
फिर दूसरा बना, इस प्रकार, और धीरे धीरे नेपाल में भी अब किसका उदय हुआ? लोकतंत्र का। यानी वहां पर 7 पार्टी अलायंस है, लोकतंत्र, SPA, 7 पार्टी अलायंस, 7 पार्टियों की गठबंधन की सरकार बनी और लोकतंत्र का उदय हुआ। उसके बाद अगर हम इसी के दौरान बात करें, 1962 में जब चीन ने युद्ध किया तो उस समय म्यांमार में सैनिक शासन था। म्यांमार में क्या था? सैनिक शासन था। अब उस सैनिक शासन का तख्ता पलट किया गया और म्यांमार में 1990 में चुनाव हुए। कब चुनाव हुए? 1990 में चुनाव हुए। आपने नाम सुना होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, नोट कर लेना, आंग सान सू ची। आंग सान सू ची ये बहुत लंबे समय तक जेल में रही क्योंकि लोकतंत्र की पक्षधर थी, बोलती थी, तो इनको जेल में डाल दिया गया। इन्होंने लगभग 18 से ज्यादा वर्षों तक जेल में रही है। जब यहाँ पर 1990 में चुनाव करवाए गए तो ये भारी बहुमत से विजयी हुई, लेकिन अफसोस कि फिर भी म्यांमार की सैनिक सरकार ने इनके शासन को स्वीकार नहीं किया और म्यांमार में इसी प्रकार की लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई। क्लियर हो गया? तो ये थी इन देशों की कहानी, इसलिए मैंने आपको दिखाया। लेकिन आपको इस बात से क्या क्लियर होना चाहिए कि आजादी किसी भी प्रकार की हो, चाहे पढ़ाई की हो, विचारों की हो, स्वतंत्रता की हो, वो बहुत आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो ये लोकतंत्र की कहानी थी जिसके लिए बड़ा ही लोगों ने संघर्ष किया। अब केवल लास्ट छोटा सा पार्ट रहता है, यहां तक समझ आ गया होगा ना? बहुत छोटा सा पार्ट रहता है, within 2 minutes we will finish this। वो पार्ट क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन। जैसे मैंने आपसे अभी बात की थी, 1945 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसका नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ बना, जिसके 6 प्रमुख अंग थे। वो बहुत डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन करना हमारे लिए जरूरी है। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आप नोट कर रहे हो ना? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, उसी के अधीन अगला विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सुरक्षा संबंधी परिषद। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, विश्व बैंक और मुद्रा कोष, ये था। अब इसमें जैसे क्लास में एक डिबेट करवाई हुई है, डिबेट क्या, आपस में बातचीत करवाई हुई है, तो ये जरूरी है। अब क्लास तो है नहीं, तो आप क्लास में बात करने के लिए छोड़ा कि आप ये बताओ कि ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसमें विश्व के लगभग 193 देश हैं जो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। वो सभी देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं उसे महासभा का सदस्य होना आवश्यक है, लेकिन इनमें अधिकतर जो विकसित राष्ट्र हैं उनको वर्चस्व दिया गया, महत्व दिया गया है। सुरक्षा परिषद के 10 सदस्य हैं, जिनमें 5 सदस्य स्थायी हैं और 5 अस्थायी हैं। जो स्थायी सदस्य है बेटा, उनको वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होती है कि अगर आप किसी निर्णय पर सहमत नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई निर्णय ले सकते हो, आपको निषेध अधिकार कोई नहीं रोकेगा, आप अपनी मर्जी से निर्णय ले सकते हो। वो 5 महाशक्तियां कौन है जिनको वीटो पावर है? वो है कौन कौन से देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। इन 5 देशों को तो ये अपना वीटो पावर प्राप्त करते हैं। अब इसी में क्वेश्चन है कि जैसे अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर दिया, अब बच्चे पूछते हैं कि क्यों अमेरिका ने इराक पर आक्रमण बिना किसी कारण के क्यों कर दिया? तो बेटा वो अमेरिका उसका विरोध करता या इराक उसका विरोध करता, विरोध तो किया, लेकिन उन्होंने दूसरा कारण दिया। दूसरे जो 5 सदस्य देश थे वो भी साथ आ गए कि यहाँ पर हथियारों का कारखाना है। उसके बाद अरब इजराइल का युद्ध हुआ, तो कई ऐसे हैं जो स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा देते हैं। तो वीटो पावर निषेध अधिकार है जो स्पेशल पावर देता है। न्यास परिषद अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए स्थापित की गई है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में
संसाधन आते हैं उन पे किस देश का अधिकार हो। अगर कोई विवाद हो जाता है किसी कारण, किसी विषय को लेकर हो जाता है, तो विश्व समुदाय में उसका निपटारा कौन करे। उसके लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई और विश्व बैंक जो विश्व के विभिन्न देशों में समानता लाने के लिए कुछ कर्ज देता है, कुछ बीमारियों के लिए कार्य करता है। उसी प्रकार मुद्रा कोष कि कितना मुद्रा कोष है, सभी प्रतिभागी देशों को उसमें कुछ ना कुछ जमा कराना पड़ता है। तो इसके विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी 6 संस्थाएं बनाई हैं, जो हम नाम सुनते हैं ना, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ, इन्होंने ये कर दिया। वो सारे अलग अलग क्षेत्रों के, यूनक्टाड, अलग अलग क्षेत्रों के विकास करने के लिए संस्थाएं बनी हुई हैं। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठन की यहाँ कैसे बात आ गई। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन की यहाँ इसलिए बात आ गई कि जो औपनिवेशीकरण का अंत था, अब उसके बाद ये स्वतंत्र हो गया कि कोई देश दूसरे पर जबरदस्ती अधिकार नहीं करेगा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय लोकतंत्र का पक्षधर था, लोगों की विचार अभिव्यक्ति का पक्षधर था, मानव अधिकारों के उल्लंघन करने पर दोषारोपण होता था और उस पर दंड या प्रतिबंध लगाए जा सकते थे। तो इसलिए लोकतंत्र के विस्तार को समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय गठन किया गया और इसको महत्ता दी गई। क्लियर हुआ? तो ये थी हमारी आज का पहला चैप्टर लोकतंत्र का। कौन सा? समकालीन विश्व में लोकतंत्र, कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ। काफी लंबी थी, लेकिन आपको, मुझे विश्वास है पूरा कि पक्का समझ आया होगा। जब आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कहीं कुछ जल्दी हो जाता है, नहीं समझ आता, आप लेक्चर को दोबारा देखना। किताब को आप 10 बार पढ़ेंगे, यू विल नॉट बी क्लियर अबाउट दैट। बट अगर आप लेक्चर को 2 बार सुन लेंगे, 35 मिनट 40 मिनट वेस्ट लगा लेंगे, उसमें यूटिलाइज कर लेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड एंड बेटर अंडरस्टैंड, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। यहाँ हम चैप्टर को ओवर करते हैं। अपने आसपास कुछ उदाहरण ऐसे देखना जिनमें आपको ये लगे कि ये क्या है भाई, ये यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, एकदम ये कानून पास हो गया, लोगों की मानी नहीं जाती, ये क्या है। तो आपको स्वतः समझ आ जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं क्या होती हैं, क्योंकि अगला जो चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है। क्लियर?